हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। और जो हमने क्वेश्चन दिया था, मैंने क्वेश्चन दिया था कल एनसीईआरटी से, कितने लोग किए हो? लेट मी नो। जयदीप, प्रज्ञा, यू वर इन द क्लास यस्टरडे, राइट? सो आप ये बताओ मुझे, क्वेश्चन हुआ है कल कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने एनसीईआरटी का? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? जस्ट 3 क्वेश्चंस वर देयर। कितने लोग होमवर्क किए हो? बहुत लोग भूल गए होंगे, पता है मुझे। बी ऑनेस्ट, लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू डिड, एंड इफ यू कुडंट, कैन यू लेट मी नो द रीजन? कोई बता सकता है क्यों नहीं हुआ? यस, अलवीरा इज हियर। Yes, come on, let me know the reason why you couldn't solve the question. And if you did, then let me know. Just write yes in the message section. Nothing. यही है जो तुम लोग करते हो, बोलते ही नहीं हो फिर। अब देखो, मैं तो इतनी दूर हूँ, तुम लोगों को पीट भी नहीं सकती, और ऐसे भी पीटना मना है अब इंडिया में। टीचर्स स्टूडेंट्स को नहीं पीट सकते, अदरवाइज उनके अगेंस्ट वो क्या होता है, लिटिगेशन एंड ऑल केस। तुम लोग थाने में चले गए, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर दिए, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जेल के अंदर। कर नहीं सकते, इसलिए आराम से रीजन बता दो क्या बात है, क्यों नहीं क्वेश्चन किए। और एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ, कल के क्लास में तुम लोग स्टार्टिंग में अचानक सारे लोग क्लास छोड़कर चले गए थे 10-15 मिनट पहले, क्या हुआ था? बीइंग अ टीचर मेरा ये राइट बनता है ना, मैं थोड़ा जानूं क्या चल रहा है, क्यों हुआ, कुछ तो बताओ। यस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कुछ तो बोलो। क्योंकि सारे लोग ही चले गए थे, ओनली करण वाज देयर। और क्या हुआ था? लेट मी नो एनीथिंग। अच्छा, अटेंडेंस टाइम हो गया होगा। देखो, उन्नति गेस कर रही है, वो बता रही है, तुम लोग जो चले गए थे कल क्लास से, उनको पता है, वो नहीं बता रहे। क्या बात है, इतना कम तो तुम लोग बोलते नहीं होगे, ये मुझे भी अच्छे से पता है। अभी भी शोर कर रहे हो कि क्लासरूम में बैठकर? अगर अटेंडेंस टाइम ऐसे होता है, सर को बोला करो, टीचर्स को बोल दिया करो कि सर क्लास का टाइम होता है लाइक 5:55 डॉट हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है? मुझे पता है उन लोगों को थोड़ा इनकन्वीनियंस होता होगा टीचर्स को, क्योंकि उनका एक टाइमिंग होता है, उस टाइम पे सारे बच्चे को आने चाहिए, बट जितने बच्चे अवंती में एनरोल्ड है ना, उनका तो एक लिस्ट होगा, है ना? जैसे अगर जेएमबी जामनगर की मैं बात करूं, तो वहां पे वीकडेज क्लासेस के लिए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। सपोज कर लो 8 स्टूडेंट है, तो सर को उन 8 स्टूडेंट्स का लिस्ट दो और उनको बताओ कि ये बच्चे, अब ऐसा नहीं 8 स्टूडेंट्स क्लास नहीं कर रहे हो, हॉस्टल में बैठे हो, और फिर तुम लोग प्रेयर में भी लेट गए और बोल देना अवंती क्लास में थे। तो हियर इज वेयर योर ऑनेस्टी काउंट्स। तो पता नहीं कितने ऑनेस्ट हो। Anyway, let's start with the class. So, mechanical properties of solids. This is the lecture 2 and the final lecture. ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा है एक्चुअली ये। डन। सो फर्स्ट वी विल रिवाइज एंड वी विल गो थ्रू कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? और ये चैप्टर काफी इजी भी है ना, बहुत इजी है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इलास्टिक मटेरियल क्या है। अब ये लंबे लंबे लाइंस लिखे हुए, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इलास्टिक मटेरियल। सो इलास्टिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा मटेरियल होगा जिसपे अगर तुमने फोर्स लगाया, सपोज कर लो ऐसे कुछ, तो इस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन शेप चेंज होगा। सपोज कर लो कुछ बॉडी कुछ
कुछ ऐसे हो गए, ठीक है। एंड वंस यू रिमूविंग द फोर्स, देन अगेन वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है। डन, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली दोनों सेम साइज का है। डन। सो इलास्टिक मटेरियल कैसा मटेरियल होता है, जिसपे तुमने फोर्स लगाया उसका शेप चेंज हुआ, फोर्स को हटाया वापस से वो ओरिजिनल शेप में आ गया, दैट इज इलास्टिक मटेरियल। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, इलास्टिसिटी। ओके, सेकेंड लाइन इज व्हाट, सेकेंड इज योर प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। सेकेंड हमने क्या देखा था, प्लास्टिक मटेरियल। सो प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, ऐसा ही बॉडी ले लो, तुमने फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स को लगाने की वजह से क्या हुआ, ये बॉडी में कुछ ऐसा, ये ऐसा बॉडी हो गया, ठीक है। अगेन आफ्टर रिमूविंग फोर्स, व्हेन यू आर रिमूविंग फोर्स, डन, अभी भी तुम्हारा बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं गया, बॉडी अभी भी किस शेप में है, जैसा था वैसे ही रह गया, ठीक है। सो दिस इज प्लास्टिक मटेरियल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, राइट। सो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने थर्ड क्या पढ़ा था, अब देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था रीस्टोरिंग फोर्स का। रीस्टोरिंग फोर्स किस केस के लिए यूज हो रहा था, इलास्टिक मटेरियल। सो मैंने अभी भी बताया कि इलास्टिक मटेरियल जो है उस पे हमने फोर्स लगाया, डिफॉर्म हुआ, फोर्स हटाया, वापस से वो ओरिजिनल शेप में आया। तो देखो अगर वो डिफॉर्म था, ऐसा था सपोज, और फोर्स को हटाने से वो वापस ऐसे हो रहा है, सेम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, ये कब पॉसिबल है, जब जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को लगाया, इंटरनली कुछ ऐसे फोर्स लग रहा होगा, है ना, जो उस बॉडी को वापस से किस में लाएगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। एंड दिस फोर्स अराइजिंग इज व्हाट, रीस्टोरिंग फोर्स। डन। एंड रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया हियर विल बी कॉल्ड स्ट्रेस। इसको हम क्या बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे स्ट्रेस। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। नाउ वी डिफाइंड अनदर टर्म दैट इज योर स्ट्रेन। सो हर केस में हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स को लगाने से क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, आइदर उसका लेंथ बढ़ेगा घटेगा, या फिर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, डन, या फिर एंगल में सम चेंजेस होंगे। सो अ स्ट्रेन इज व्हाट, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज स्ट्रेन। एंड वी स्टडीड थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सबसे पहला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, क्योंकि हमने स्ट्रेस भी तीन तरह का पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद है तो पढ़ा था हमने टेंसाइल स्ट्रेस, देन हमने क्या पढ़ा था, कोई भी बताओ क्या पढ़ा था हमने। ओके, तुम लोग का वेट करूंगी। तो पता चला एक जमाना गुजर गया और तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं। शियर स्ट्रेस, अच्छा, उन्नति, थैंक यू। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल कम अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा तुम्हारा क्या था, कॉम्प्रेसिव, कुछ ऐसा था, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। या फिर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था ना, उसको मैंने डिवाइड किया था टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव में, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, या मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखना होगा, उन्नति हुआ करेक्ट। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को मैंने डिफाइन किया था दो पार्ट में, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा लेंथ चेंज हो रहा था। सो स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। एंड इन केस ऑफ शियर स्ट्रेस व्हाट वाज हैपनिंग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया था, शियर स्ट्रेस में फोर्स पैरेलल टू एरिया था, सम एंगल में चेंजेस आ रहे थे। tan थीटा को ही हमने शियर स्ट्रेन बुलाया था, एंड दैट वाज इक्वल टू x/l। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में तुम्हारा क्या हो रहा था, दिस वाज गेटिंग एक्टेड इन केस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और उस केस में हमारे बॉडी पे क्या लग रहा था, हमारा बॉडी, उस बॉडी पे हर डायरेक्शन से काइंड ऑफ फोर्स लग रहे थे, है ना, यानी कि हर डायरेक्शन से यूनिफॉर्मली ये बॉडी एक प्रेशर फील कर रहा है, उसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V by V in magnitude. Again, this is a pure ratio. That is why we include a negative sign while we write volumetric strain. That is minus delta V by V. So this was this. Now
there was a Hooke's law that we studied. So we said that if deformation is small, then stress जो तुम्हारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन. और स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को k लिखना था, एंड दिस इज योर स्ट्रेन. डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेस कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है या फिर शियर स्ट्रेस है या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि k का नाम क्या है. कुछ जगह पे k y होगा, कुछ जगह पे k g के बराबर होगा, और कुछ जगह पे k को b से इंडिकेट करेंगे. ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे. Now we studied a very important part that you all missed, but I'm not going to explain it again क्योंकि this is your responsibility. So हमने डिफाइन किया था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. और अगर मैं इस कर्व को देखूं, इस कर्व को, ओके, let me take up the question. Yeah, Hooke's law में this is important, Unnati. While you define Hooke's law, it is very much important that just let me explain you one thing. Hooke's law में कल भी मैंने बताया था कि जब भी Hooke's law का definition लिखो, mention it is a case where deformation is small. Means आप पहले ही मेंशन कर दो कि we are going to define Hooke's law for small deformation. Again, what is the type of this deformation? वो longitudinal है, shear है, bulk है, sorry, volumetric है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है. A stress will be directly proportional to a strain given deformation is small. So only condition is deformation क्या होनी चाहिए, small होनी चाहिए. स्ट्रेस का नेचर क्या है, पे डिपेंड नहीं करेगा. फॉर ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस दिस रिलेशन विल होल्ड ट्रू. देन सो हुक्स लॉ विल बी ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन. ओनली गिवन कंडीशन इज डिफॉर्मेशन शुड बी स्मॉल. ओके, थैंक यू. चलो ठीक है. सो यहाँ पे हमने कर्व बनाया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, और कर्व कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, जैसा तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है. मैंने इस कर्व को 4 पार्ट में ब्रेक किया था कल के क्लास में. एक OA पार्ट था तुम्हारा, दूसरा था AB पार्ट, तीसरा था BC पार्ट, फिर था तुम्हारा CD पार्ट, और फिर था DE. Now what is happening in these all intervals? If you say here in OA part my graph is linear, straight line passing through the origin. So here Hooke's law is getting obeyed. यहाँ पे Hooke's law क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है. कैसे? क्योंकि हुक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस इज इक्वल टू k टाइम्स स्ट्रेन. सो इफ स्ट्रेस इज अलोंग द y एक्सिस, दिस इज kx, वेयर x is what, a strain. So if you look at this equation, this is a straight line equation passing through the origin, and OA is actually a straight line passing through the origin. So in region OA, Hooke's law is getting obeyed. And if Hooke's law is getting obeyed, we can डिफाइन इट इन अनदर वे. और हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन में जो मेरा मटेरियल है वो इलास्टिक है. यानी कि अगर हम स्ट्रेस को हटाते हैं तो वापस से स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी कि कर्व रिट्रेस होगा. कहने का मतलब कि सपोज कर लो मैं यहाँ हूँ ग्राफ में, और यहाँ सडनली मैंने क्या किया, स्ट्रेस को 0 कर दिया. सो स्ट्रेस को 0 करूंगी तो ग्राफ कैसे डाउनवर्ड मूव करेगा, ऐसे. यानी कि वो सेम जिस रास्ते से वो ऊपर की तरफ बढ़ा था, उसी रास्ते से वो नीचे की तरफ जाकर ओरिजिन को मिल जाएगा. यानी कि मटेरियल क्या होगा, इलास्टिक होगा. सो O2A में तुम्हारा मटेरियल क्या है, इलास्टिक है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है. ये तुम्हारा क्या है, इलास्टिक भी है. नाउ कम टू रीजन A to B. So what is happening in A to B? A to B is not a straight line curve, right? It is curved the peak. सो हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, लेकिन ए से बी में फिर भी हमारा जो बॉडी है वो इलास्टिक है. ठीक है, ए से बी में हमारा बॉडी क्या है, इलास्टिक. ठीक है, सो ए से बी में तुम्हारा बॉडी क्या हो रहा है, इलास्टिक है. डन, क्लियर है. अब आप यहाँ पे देखो, ए से बी में तुम्हारा बॉडी इलास्टिक है, हुक्स लॉ इज नॉट गेटिंग ओबेड, एंड बी इज कॉल योर इलास्टिक लिमिट, और इल्ड पॉइंट उसको कहते हैं. सो बी को इलास्टिक लिमिट या इल्ड पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बी तक ही बॉडी इलास्टिक रहेगा, उसके बाद हमारा बॉडी जो है वो क्या है, इलास्टिक नहीं है. ओवर, उसके बाद तुम्हारा बॉडी क्या है, इलास्टिक नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन बिटवीन बी एंड सी,
Anyone? What will happen between B and C? Yes, Karan, you were there, right? So अगर आप आंसर कर सकते हो तो अच्छा फील होगा मुझे. Okay, I will take you all through that curve again. ठीक है, एक बार पॉइंट्स के थ्रू मैं ले चलती हूँ. चलो, आई एम टेकिंग टाइम बट ठीक है. जैसे देखो मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन सारी चीजें बताई थी. एक काम करती हूँ, एक बार तुम लोगों को पूरे कर्व के थ्रू लेकर चलती हूँ. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने अभी भी बताया O to A में तुम्हारा क्या था, क्या बताया था मैंने? कर्व लीनियर है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है. ठीक है. एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. चलो ठीक है. सो फास्ट चलते हैं, इसलिए मैं स्लाइड को पीछे लेकर गई हूँ क्योंकि एवरीथिंग इज रिटन हियर. इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ इस रीजन में बॉडी ओरिजिनल शेप को रिगेन करेगा, दैट इज बॉडी इज इलास्टिक. ठीक है. एंड इन दिस रीजन सॉलिड बिहेव सच एन ओके इलास्टिक बॉडी. स्लोप ऑफ लाइन ओ ए के बराबर होगा, है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. सो दिस वाज अबाउट O to A. Hooke's law is getting obeyed and body is elastic, simple, and slope of the curve is equal to K. Now come from A to B, a stress and a strain are not proportional, that is Hooke's law is not getting obeyed. Still body क्या है हमारा? Elastic है. And B is called yield point क्योंकि B तक ही बॉडी इलास्टिक रहेगा. अगर B से हम लोग जैसे B पॉइंट पे स्ट्रेस कितना है? सिग्मा वाई. सो अगर हम लोग स्ट्रेस सिग्मा वाई से ज्यादा देते हैं तो बॉडी हमारा इलास्टिक नहीं बचेगा. ठीक है. सो दैट वाज योर बी इज योर व्हाट? यील्ड पॉइंट, आल्सो नोन एज इलास्टिक लिमिट. डन. उसके बाद हम लोग बात करेंगे बी से डी की. ठीक है. सो बी से डी तुम्हारा रीजन कैसा दिखेगा? बी से डी कौन सा रीजन है? दिख रहा है ना? सो बी से डी तुम्हारा ये जो कर्व है, अगर मैं इसको फिर से बना दूं, सो ये कर्व था, ए पॉइंट था, ए से बी यहाँ आए और फिर तुम्हारा बी से सी ना करके बी से डी तक हम लोग जा रहे हैं. ठीक है. बी से डी और सी पॉइंट यहाँ पे क्यों लिया था? सिंपल एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. डन. सो वी विल डिवाइड कर्व इनटू लाइक कर्व को हमने कैसे कैसे डिफाइन किया? ओ से ए से बी, बी से सी मैंने लिखा था, सी जस्ट अ पॉइंट, बट जो बी से सी के बीच में होगा वही बी से डी के बीच में हो रहा है. सो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पर अगर देखें तो कर्व को बी से डी तक समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अब देखो इस रीजन में क्या होगा? बी तक हमारा बॉडी इलास्टिक था, बी से डी में बॉडी इलास्टिक नहीं है, हुक्स लॉ ऑब्वियसली ओबे नहीं हो रहा. नाउ बॉडी इलास्टिक नहीं है, इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब ये है कि सपोज कर लो सी कोई भी एक पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे मैंने स्ट्रेस का वैल्यू कुछ भी लिखा, सपोज सिग्मा लिखा. नाउ सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई वाज द इलास्टिक लिमिट, राइट? सो इस केस में अगर सी तक पहुंचने के बाद अगर मैं स्ट्रेस को जीरो करती हूँ तो मेरा ग्राफ बैकवर्ड में कैसे मूव करेगा? सो अगर बैकवर्ड में पाथ को वो रिट्रेस कर लेगा तब तो फाइनली स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं होना है क्योंकि हमारा बॉडी सॉरी अगर वो पाथ को रिट्रेस करता है तो स्ट्रेस भी जीरो हो रहा है और स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी से डी के बीच में बॉडी इलास्टिक नहीं है, समवॉट वो प्लास्टिक है, तो उसका स्ट्रेन जीरो नहीं हो सकता. दो वी आर मेकिंग अ स्ट्रेस इक्वल टू जीरो. इट मींस कि सी पे पहुंचने के बाद या बी के बियॉन्ड अगर हम लोग स्ट्रेस को जीरो करते हैं तो भी स्ट्रेन जीरो नहीं होगा. यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे आके ऐसे जाएगा, यानी कि उसके वापस आने का रास्ता सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, सच दैट व्हेन इट विल रीच अ स्ट्रेस इक्वल टू जीरो अ स्ट्रेन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. और इसी को मैंने क्या बुलाया था? परमानेंट सेट बुलाया था क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में. ठीक है. सो वाई परमानेंट सेट? परमानेंट सेट कहने का मतलब कि स्ट्रेस को जीरो कर रहे हैं तो भी स्ट्रेन जीरो नहीं है. सो परमानेंटली उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ गया है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन बी एंड डी. ठीक है. एंड नाउ पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ.
अगेन डी को अगर तुम पढ़ोगे, चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। सो जहां थे वहां चलते। ओके, गिव मी सम मोर टाइम। तुम लोग क्लास अटेंड नहीं करते, मुझे प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। नाउ डी की बात कर रही हूँ। डी तुम्हारा क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर डी के बाद डी डी के पास सपोज कर लो स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा डी है। अगर मैंने इस बॉडी को स्ट्रेस दिया सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा डी, तो इसके बाद सपोज करो मैं यहाँ हूँ, डन। सो अगर मैं यहाँ हूँ और इसके बाद अगर मैं स्ट्रेस को घटाती हूँ तो भी मेरा स्ट्रेन जो है वो बढ़ेगा। जैसे सी से डी के बीच में क्या हो रहा है? हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। सी से डी के बीच में अगर स्ट्रेस को थोड़ा भी घटाएंगे, स्ट्रेन भी उसके एवरेज में थोड़ा बहुत घटेगा, डन। लेकिन डी से ई के बीच में क्या हो रहा है कि स्ट्रेस को घटाने के बाद भी स्ट्रेन बढ़ेगा, and that is why D is called ultimate tensile strength, डन। क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि D के बाद स्ट्रेस देना एक खतरे की बात है। कि सपोज कर लो तुमने एक रॉड लिया और इसको काफी ज्यादा स्ट्रेस दे दिया, अब ये खींचेगा खींचेगा खींचेगा, लंबा होगा। ये जब डी पॉइंट पे पहुंच गया ना, तो ये काफी ज्यादा फ्रेजाइल हो गया है, बहुत वीक है। उसके बाद अगर तुमने उसका स्ट्रेस घटाया भी तो भी वो खींचता चला जाएगा, डन। एंड दैट इज व्हाई डी इज कॉल्ड दैट योर, क्या कह रहे थे उसको, जो भी वर्ड दिया, नाम दिया, ठीक है। सो दैट इज दैट। अब देखो डी और ई के बीच में ई पॉइंट का क्या मतलब है? मैंने दो चीज डिफाइन किया था, फ्रैक्चर पॉइंट। सो ई इज कॉल्ड योर फ्रैक्चर पॉइंट। डी से ई के बीच के ग्राफ के पोर्शन को तुम ध्यान से देखो। ये ग्राफ का पोर्शन जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको ये डिफाइन कर रहा है कि देखो सी से डी या कभी भी ओ से डी तक जब तुम ग्राफ को चलोगे तो ओ से डी तक ग्राफ ऐसा है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। लेकिन डी से ई के बीच में चल के देखो, स्ट्रेस घट रहा है, ग्राफ डिप कर रहा है। स्ट्रेस घट रहा है लेकिन फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेस कुछ और है, स्ट्रेन इतना है। अब यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो गया? घट गया है इस पॉइंट से, लेकिन स्ट्रेन तो देखो बढ़ गया है। सो डी ई इज अ वेरी यूनिक पार्ट ऑफ द ग्राफ। और ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि बॉडी तुम्हारा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। सो अगर डी और ई के बीच का डिस्टेंस काफी कम है तो मटेरियल तुम्हारा ब्रिटल होगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। और डी और ई के बीच में अगर स्पेस ज्यादा है तो मटेरियल तुम्हारा डक्टाइल होगा, यानी कि वो जल्दी टूटेगा नहीं, दो वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को पहुंच चुका है, फिर भी वो टूटने में वक्त लेगा, डन। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम द ग्राफ। आई होप इट इज क्लियर। चलो मैंने बहुत ज्यादा वक्त दिया। नाउ आई शुड स्टार्ट विद इलास्टिक मॉड्यूलाई। ओके, तो क्या पढ़ना है हम लोगों को? यंग्स मॉड्यूलस पढ़ेंगे, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस पढ़ेंगे, पॉइजन्स रेशियो पढ़ेंगे आज की क्लास में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे स्ट्रेच्ड वायर में। दो इट इज लाइक देयर इन योर जी एडवांस, जी मेंस में दिख नहीं रहा है, बट ये क्वेश्चन ही है, ये कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड and applications of elastic. This one we won't be reading. Okay, चलो। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्योंकि हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या बुला रहे थे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हमने के बोला था इन जनरल। अब देखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह का होगा जो मैं बात कर रही थी। यंग्स मॉड्यूलस कब? जब स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। अगेन शियर मॉड्यूलस कब? जब स्ट्रेस शियर स्ट्रेस होगा। एंड बल्क मॉड्यूलस जब तुम्हारा स्ट्रेस हाइड्रोलिक स्ट्रेस जैसा होगा तब, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके। पहले यंग्स मॉड्यूलस को पढ़ेंगे। सो यंग्स मॉड्यूलस किसके लिए डिफाइन करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और तुम्हें पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब लगता है, यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया जब लगता है, तो बॉडी का लेंथ चेंज होता है, डन। सो वाई को अगर डिफाइन करना है तो कैसे लिखोगे स्ट्रेस को? लाइक वाई को क्या लिखोगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
डन। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे देख लो, सपोज कर लो मेरे पास एक रॉड है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लिया मैंने, ए है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, लेंथ एल है, उस पे फोर्स लगा है ऐसे, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। इस फोर्स की वजह से इस रॉड का लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये इसको खींचना चाह रहा है, टेंशन फोर्स जैसा है ये। डन। अब देखो लेंथ इसका बढ़ गया, लेंथ बढ़ा, डन, क्लियर है। और लेंथ बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ना कुछ घटेगा, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट वो घटेगा, क्योंकि अगर किसी चीज की तुम लेंथ को बढ़ा रहे हो तो उसका मोटापा क्या होगा? घटेगा, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। तो यहाँ पे विजिबल नहीं है क्योंकि लेंथ बहुत छोटा बढ़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेंथ डेल्टा एल से बढ़ा, तो स्ट्रेस को क्या लिखोगे? स्ट्रेस को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, स्ट्रेस को आप क्या लिखने वाले हो? सिंपल है, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, सो एफ बाई ए लिखोगे। और ई को क्या लिखोगे? चेंज इन डायमेंशन, दैट इज डेल्टा एल बाई ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज एल, क्योंकि यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है। सो वाई विल बी इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। क्लियर है? चलो, ऐसा यूनिट इसका लिख सकते हो, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज अ प्योर रेशियो, राइट। इसका डायमेंशन तो कुछ भी नहीं होगा, दिस इज अ डायमेंशनलेस, क्योंकि ये लेंथ बाय लेंथ का रेशियो है। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखते हो? mlt माइनस टू बाई एरिया एल स्क्वायर। सो y का डायमेंशन क्या होगा? एम एल, सॉरी इसका डायमेंशन की मैं बात कर रही हूँ, ये तो यूनिट दिया हुआ है। सो डायमेंशन क्या लिखोगे? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दैट इज हाउ यू कैन राइट इट। ओके, चलो, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो बीच में तुरंत बोला करो, ठीक है। एनी डाउट एनीवन? ओके, उन्नति नहीं है, चलो ठीक है। नाउ देखो, इलास्टिक मॉड्यूलाई से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जनरल चीज है जो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि जो भी ब्रिजेस देखते हो, कोई भी स्ट्रक्चर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे या कहीं भी, वो जनरली स्टील से बना होता है। क्यों बना होता है स्टील से? कोई आंसर कर सकता है? स्टील से क्यों बना होता है? हम लोग स्टील का यूज ज्यादा करते हैं, क्यों? एनीवन? सी, होता ये है, जैसे देखो, अगर सपोज कर लो एक पुल बनी है, ठीक है, ऐसा कुछ है, पुल बना, यहाँ पे एक पोल है, एक पोल यहाँ है, बीच में ऐसे पानी है, पुल बना हुआ है, ठीक है, स्टील का बना है। क्यों स्टील लिया गया है? देखो इस पे जब लोग चलेंगे, हाँ जयदीप, वेरी गुड। सो स्टील का यंग मॉड्यूलर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, अच्छा ज्यादा होता है। ज्यादा होने से क्या होगा? जैसे देखो, अगर तुम्हारा y ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन पढ़ा ना हमने। सो स्ट्रेन को क्या लिखोगे? स्ट्रेन को लिखोगे स्ट्रेस बाई वाई। अगर तुम्हारा y ज्यादा है तो, अगर तुम्हारा y ज्यादा है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा भी अगर उस पर पड़ता है तो स्ट्रेन का वैल्यू कम से कम होगा, ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? छोटा। और हमें ये चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रेस की वजह से इलोंगेट होने लगे या फिर उसके एंगल चेंज हो जाए तो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी यूज व्हाट? स्टील। तो हियर इट्स गिवन, स्मॉल चेंज इन लेंथ को वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका यंग मॉड्यूलस क्या है? लार्ज है, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो हमारे एग्जाम में भी पढ़ना है, दैट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। कोई भी मटेरियल हमारे पास, सपोज करो मुझे दिया गया ये रॉड किसी चीज का बना है, और मुझे ये पता करना है लेबोरेटरी में जाकर कि इसका यंग्स मॉड्यूलस क्या है। कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग सर्ल्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। सो सर्ल्स एक्सपेरिमेंट का काम क्या है? नाम पहले पता रखो, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, उसका काम है यंग्स मॉड्यूलस को निकालना। अब देखो एक्सपेरिमेंट में अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या रिक्वायर्ड है देखते हैं पहले। सो सबसे पहले तो एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे,
हैंगिंग पेग जैसा कुछ भी जिससे चीजें हैंग कर सकते हैं। सो यहाँ से दो वायर को अटैच करेंगे, ठीक है, वायर ए वायर बी, यानी कि हमें क्या चाहिए, एक फिक्स रिजिड सपोर्ट चाहिए, दो वायर चाहिए, ठीक है। एक वायर को, और दोनों ही वायर यहाँ पे दोनों का लेंथ सेम होगा, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, दोनों सेम मटेरियल का भी बना है, ठीक है। सो दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, बोथ ए एंड बी। अब देखो वायर ए को, यानी कि इन दोनों में से एक वायर रेफरेंस वायर होगा और दूसरा वायर एक्सपेरिमेंटल वायर होगा, ठीक है। अब रेफरेंस वायर और एक्सपेरिमेंटल वायर का क्या क्या यूज होगा वो हम देखते हैं। अब देखो रेफरेंस वायर को से हम लोग क्या अटैच करेंगे, एक मीटर स्केल और कह सकते हो, और फिर उससे क्या अटैच करेंगे, यहाँ पे एक मास को ऐड करने के लिए एक बकेट को अटैच किया है जो कि ऑलमोस्ट मासलेस होगा, ठीक है, बहुत कम मास का है ये। और यहाँ पे वर्नियर स्केल होगा। वर्नियर स्केल क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, वो मिलीमीटर रेंज तक मेजर कर सकता है ना। लेकिन अगर मुझे उससे कम वैल्यू की चीजें मेजर करनी है तो वर्नियर स्केल या स्क्रू गेज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंस हमें यंग्स मॉड्यूलस निकालना है, यंग्स मॉड्यूलस निकालने के लिए मुझे स्ट्रेन भी निकालना होगा, दैट इज डेल्टा एल। डेल्टा एल बहुत छोटा आता है, ठीक है, इसलिए हम लोग कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं, वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल क्या होता है, मेन स्केल और एक और स्केल का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। सो दिस इज जो वर्नियर स्केल, ओके। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहले ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, दो डॉट डॉट, ये दोनों मास दोनों ही वायर से हैंग है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि वायर में जो किंक होता है ना, किंक कहने का मतलब कि अगर तुम कोई भी एक रैंडम ऐसे कोई स्टील वायर को उठाओ तो उसमें कुछ वेव लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना, लाइक वो कंप्लीटली टाइट नहीं होगा, कंप्लीटली वो अपने ओरिजिनल लेंथ में नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें बेंड्स होंगे, कर्व्स होंगे, ठीक है। सो उन किंक्स को हटाने के लिए हम लोगों ने पहले क्या किया, एक इक्वल इक्वल मास दोनों पे ही डाल दिया, ठीक है। सो ये करने के बाद हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंप्लीट हो गया। डन, हमारा क्या सेटअप कंप्लीट हुआ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हम लोग फिक्स रिजिड सपोर्ट लेंगे, दो वायर रेफरेंस एक्सपेरिमेंटल, रेफरेंस वायर से स्केल को, वर्नियर स्केल को अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों ही वायर के बॉटम में एक मास को रखने का एक बकेट होगा, ठीक है। दोनों पे ही इक्वल मास पहले रखा है। ये मास का पर्पस क्या है, टू रिमूव ऑल द किंग्स, यानी कि टू गेट अ स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटल एंड रेफरेंस वायर, ठीक है। नाउ वी आर रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हमें करना क्या है, उसमें करना क्या होगा, सो हमें निकालना है वाई। वाई कैसे निकालते हैं, फोर्स बाई ए बाई डेल्टा एल बाई एल। तो देखो हमें क्या क्या पता है, जैसे ही मैं वायर उठाऊंगी मुझे क्या पता है, मुझे एल पता है। सो यहाँ पे ये चीज मुझे पता है, ठीक है। और मुझे क्या पता है, एरिया पता है क्योंकि आर पता है, ठीक है। अब करना क्या है, फोर्स का एक वैल्यू देना होगा और उस दिए हुए फोर्स के लिए डेल्टा एल का कुछ वैल्यू आएगा जो कि मेजर करेंगे यहाँ पे रखा हुआ स्केल के हेल्प से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी ना, इस पे एडिशनल मास ऐड करना स्टार्ट करूंगी। तो सपोज कर लो इनिशियली मैंने इस पे जो मास ऐड किया उसकी वजह से उस पे जो स्ट्रेस लगा और जो फोर्स उसकी वजह से जो आया, क्योंकि मास रख रहे हो तो mg फोर्स तो लग रहा है, और उस mg फोर्स से वो वायर को क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। सो उस एक्स्ट्रा वेट की वजह से जो चेंज इन लेंथ होगा उसको हम लोग किससे मेजर करेंगे, यहाँ पे जो रखा हुआ स्केल है उससे मेजर करेंगे। तो देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस इसके टेक्निकलिटीज को याद रखना है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है वो पता रखना है। अब देखो यहाँ पे F1 हमने डाला सपोज, तो F1 बाई ए लिखोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई डेल्टा एल का कुछ वैल्यू आएगा, डेल्टा L1 बाई एल मैं लिख रही हूँ। तो ये वैल्यूज को पुट करके मैं y का एक वैल्यू निकालूंगी। अगेन हमारे एक्सपेरिमेंट करने का आइडियल तरीका क्या होता है, हम उस चीज को बहुत बार करते हैं,
है ना, क्योंकि पहले रीडिंग में कुछ एरर होगा, दूसरे रीडिंग में कुछ एरर होगा, तीसरे में कुछ एरर होगा। लेकिन अगर मैं बहुत बार एक्सपेरिमेंट करूं, फिर सबका मीन एरर अगर कैलकुलेट करूं, तो फाइनल रीडिंग जो होगा उसमें क्या आएगा, एरर कम होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस y का कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट एफ वैल्यू के लिए करेंगे, डन। और अल्टीमेटली हम लोग एरर मेथड को यूज करके, जो कि 11th के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, उसको यूज करके y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, अगर तुम्हें सेटअप समझ में आ गया, क्या करना है वो समझ में आ गया, देन यू आर देयर, नो नीड टू वरी अबाउट। सो यही है तुम्हारा सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि देखो वेट को डाला, लेंथ थोड़ा बढ़ेगा, और वो मेजरमेंट देखो, स्केल पहले यहाँ था, अब स्केल ऐसे डाउन हुआ, तो वो रीडिंग हम लोग वर्नियर स्केल जो भी यहाँ दिया हुआ है उससे रीड करेंगे। और स्केल को रीड करना हमें आता है, चाहे वो स्क्रू गेज हो, वर्नियर हो। तुम लोग अगर नहीं पढ़े हो तो डेफिनेटली आई विल टीच यू, बट इन द लास्ट, लाइक जब हम लोग थर्मो वगैरह सब खत्म कर लेंगे तब बताऊंगी उन चीजों को, जो भी इम्पोर्टेंट है, ओके। बट फॉर नाउ, अभी के लिए ये समझते हैं। सो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सो देखो, फोर्स मतलब जो मास ऐड किया है उसी का वेट फोर्स के बराबर होगा। सो mg बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल बाई एल। इस तरह से हम लोग y को क्या करेंगे, निकालेंगे। और y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है, आई एक्सप्लेन दैट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ सकता है, जैसे कोई भी एक तुम्हें ये दिया रहेगा कि m का वैल्यू समथिंग है, अब बताओ y का वैल्यू क्या आया होगा। तो सिंपली m का वैल्यू तुम पुट करोगे, डेल्टा l सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, सो यू विल डू ऑल दिस थिंग्स, बट इन वीकेंड क्लास यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन, डोंट वरी, ठीक है। नहीं तो फिर कल के क्लास में मैं पहले एक करवाऊंगी, डन, फ्रॉम दिस पोर्शन। दो पता है देखो, मैंने ग्रेविटेशन में इतना टाइम ले लिया ना कि हमारा सिलेबस पीछे हो गया। और मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैंने तुम लोगों से क्वेश्चंस बहुत करवाए, और क्वेश्चंस जनरली वीकेंड क्लास में करना होता है। बट स्टिल आई गिव यू मोर टाइम बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि तुम लोग फिजिक्स से कुछ ज्यादा टच में रहे नहीं हो, दैट इज वाई। मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा यही थॉट था। सो अभी मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूँ, ओनली थिंग इज कि क्वेश्चन सॉल्विंग को ज्यादा वीकेंड क्लास के लिए छोड़ रही हूँ, डन। बट इन टुमारोज और नेक्स्ट क्लास वी विल डू वन क्वेश्चन फ्रॉम सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, वो ये कि हमने दो वायर का यूज क्यों किया। अगर मैं यहाँ सिंगल वायर, जैसे देखो अगर मुझे वाई का वैल्यू निकालना है, मैं ये भी तो कर सकती हूँ। यहाँ पे ये वायर लिया, इस पे एक बकेट ऐसे डाला, अब इसमें मैं मास डालूंगी, ठीक है। सपोज m मास डाला, तो मेरा फोर्स क्या हो गया, mg फोर्स लगा इस वायर पे, डन। स्ट्रेस को मैं निकाल लूंगी, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, mg बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास मेन स्केल होगा एक और, मतलब मेरे पास स्केल है, मैंने उस स्केल के हेल्प से ये निकाल लिया कि लेंथ कितना एक्सटेंड हुआ, तो डेल्टा एल निकाल लिया, ठीक है। एक्स आया सपोज, सो स्ट्रेन भी मैं निकाल लूंगी, स्ट्रेन कितना होगा, एक्स बाई एल। सो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। फिर ये दूसरा वायर यहाँ हैंग करने की क्या जरूरत है, मीन्स जो हमने स्केल लिया उस स्केल को एक वायर से अटैच करने की क्या जरूरत है, सेम नेचर ऑफ वायर से, जो कि फिजिकली और नेचर वाइज भी सेम है, सेम मटेरियल से बना है, क्या जरूरत है उसका। कांट वी डू द एक्सपेरिमेंट विद अ सिंगल वायर, एनीवन आउट हियर। दिस इज द क्वेश्चन दैट मे कम इन योर असर्शन एंड रीजन, ठीक है। सो मुझे ये बताओ, कोई सोच पा रहा है क्यों यूज किया हमने दो वायर। यस कम ऑन, जयदीप, आदित्य, अलविरा, उन्नति, और भी प्रज्ञा, करण, सबका नाम ले लूं मैं, कुश, जडेजा। हाँ या ना कुछ भी बोल दो सो दैट आई कैन स्टार्ट में। ओके ठीक है। एक चीज है देखो, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हम कहाँ करते हैं,
नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं, है ना? ओके उन्नति, सो नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं, यानी कि रूम में बैठकर कर रहे हैं। और जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी 25 डिग्री कभी 35 डिग्री हो सकता है, हीट बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा कुछ होता है। और हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि जब कोई चीज को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, सॉलिड मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे, एक्सपेरिमेंट में कर ये रहे हैं कि एक वायर हमने लिया है, उससे मास को हैंग कर रहे हैं, और इस मास की वजह से जो लेंथ में चेंज आ रहा है उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। डेल्टा एल मेजर कर रहे हैं, और डेल्टा एल किसकी वजह से हो रहा है, mg। डन। लेकिन अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर ये वेरिएबल है, तो क्या होगा, तो टेम्परेचर की वजह से भी लेंथ चेंज होगा। डन। और जो हमने डेल्टा एल निकाला है वो दो रीजन से हो सकता है, वन बिकॉज ऑफ mg एंड अनदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। डन। सो y का जब कैलकुलेशन करेंगे तो f बाई ए जब लिखेंगे और यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे। डन। ये एफ तो एम जी है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एल हम लोग लिख रहे हैं वो दो पर्पस की वजह से हो रहा है, एम जी और टेम्परेचर। डन। तो यहाँ पे डेल्टा एल सिर्फ एम जी की वजह से नहीं आएगा, दोनों की वजह से आ जाएगा, क्योंकि हम लोग आउटसाइड से एक स्केल का यूज कर रहे हैं डेल्टा एल को मेजर करने के लिए। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि दूसरे वायर को यूज करने से क्या होगा। तो दूसरे वायर को, जैसे देखो सिंपल सी मैं एक चीज बताती हूँ, सपोज कर लो कि तुम्हारा जो स्केल है, सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, सपोज कर लो मीटर स्केल है, वो स्टील से बना है, ठीक है। मीटर स्केल में क्या होगा, एक 1 का मार्किंग यहाँ ले लो, 2 का मार्किंग यहाँ ले लो, ठीक है। 1 और 2 के बीच में सपोज कर लो, मैंने बस कम डिवीजन दिखाए हैं, नॉर्मल स्केल में 10 होता है, मैंने 1 2 3 ऐसे 4 डिवीजन दिखाए, ठीक है। ऐसा कुछ है। और इस स्टील स्केल का यूज मैं इस रॉड के लेंथ को मेजर करने के लिए यूज कर रही हूँ। डन। अब देखो क्या होगा, सपोज कर लो मैंने T1 टेम्परेचर पे मेजर किया, मुझे लेंथ आया 20 सेंटीमीटर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि T2 टेम्परेचर जो कि T1 से बड़ा है, उस टेम्परेचर पे क्या लेंथ का मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ये स्टील है, ये भी स्टील से बना है, तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें भी लेंथ बढ़ेगा, और ये स्केल सिंस स्टील से ही बना है, जिस अमाउंट में और जिस प्रोपोर्शन में ये वाला रॉड का लेंथ बढ़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में इसका बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो दो मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी टेम्परेचर की वजह से चेंज हुआ होगा, और यहाँ भी लेंथ टेम्परेचर की वजह से चेंज हुआ। लेकिन जब इसके हेल्प से इसको मेजर करेंगे तो सेम लेंथ आएगा, क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर की वजह से जो चेंज आया है वो स्केल में भी इनकलकेट हुआ है, स्केल में भी वो इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ठीक है। अगर तुम्हारा सपोज करो ये स्केल ऐसे मटेरियल से बना होता जो कि टेम्परेचर के साथ उसके लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिंस ये टेम्परेचर की वजह से इसका लेंथ बढ़ गया है, तो अगेन सेम स्केल को अगर यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, तो लेंथ T2 टेम्परेचर पे कुछ और आएगा, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट को अगर नलीफाई करना है तो क्या करना होगा, सेम मटेरियल का स्केल बना दो, ठीक है। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ओके। एंड दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड सेकंड वायर, और उसी पे हमने उसको जो तुम्हारा स्केल है उसको उसी पे माउंट किया है, क्योंकि इसमें जो भी चेंजेस आएंगे इसके लेंथ में टेम्परेचर की वजह से, उस वही चेंज यहाँ भी आएगा। डन। एंड ओवरऑल तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो स्केल है मेजर कर रहा है, जैसे यहाँ पे स्केल में जाओ, उसका रेफरेंस लाइन था इनिशियली व्हेन यू हैव एडेड नो मास, नो सेकेंड मास, ठीक है। जब तुमने सेकेंड मास को ऐड नहीं किया, रेफरेंस लाइन ये है, जीरो मेजरमेंट लाइन ये है। टेम्परेचर की वजह से ये रेफरेंस लाइन चेंज करेगा, है ना। तो ये वाला स्केल भी थोड़ा डाउन आएगा, और सेम मेजरमेंट में ये भी डाउन आएगा, यानी कि रेफरेंस लाइन सेम अमाउंट में डाउन आ गया। टेम्परेचर का इफेक्ट ऑलरेडी नलिफाई हो गया बिकॉज ऑफ
use of reference wire, and that is why we use reference wire. Any doubt anyone? अगर मैं नहीं समझा पाई हूँ तो मुझे बता दो. Yes. Come on, everyone, fast. Okay, Unnati, thank you. Others, please, come on. तुम सब बोल सकते हो. Democracy is here. किसी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए बोलने में. अब देखो मेरे पास वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है तो मैं आगे बढ़ूंगी. ठीक है, दुनिया बहुत फास्ट है, यहाँ पे पीछे रह गए तो लोग तुम्हें आगे आने का मौका नहीं देंगे. सो ऑलवेज बी द फर्स्ट टू स्पीक अप. सीयर मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस. अब कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी थी हम सब पढ़ चुके हैं. सीयर मॉड्यूलस क्या है तुम्हारा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी. अगेन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को ही सीयर मॉड्यूलस बोल रहे हैं. कौन सा स्ट्रेस? सीयर स्ट्रेस. कौन सा स्ट्रेन? सीयर स्ट्रेन. सो जी इज इक्वल टू, जी इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. इस केस में होगा, कल हमने डिस्कस किया है इस डायग्राम को. तो स्ट्रेन क्या होगा तुम्हारा? x बाई एल होगा यहाँ पे. g इज सीयरिंग स्ट्रेस बाय सीयरिंग स्ट्रेन, राइट? सो f बाई a डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाई एल. सो दिस इज योर g. अगेन यूनिट तो सेम होगा, है ना, डायमेंशन भी सेम होगा, क्योंकि बोथ आर, उस केस में भी रेशियो था स्ट्रेस और स्ट्रेन का, यहाँ भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का है. सो दिस इज योर सीयर मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस का सिंबल क्या होता है? बी. ये भी एक रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का. कौन सा स्ट्रेस? वॉल्यूमेट्रिक, हाइड्रोलिक. कौन सा स्ट्रेन? कौन सा स्ट्रेन है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह सकते हो. ठीक है, सो देखो हर तरफ से उस पर स्ट्रेस लग रहा है. स्ट्रेस मीन्स प्रेशर, राइट? यूनिफॉर्म प्रेशर लगा, यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा घटेगा, जो कि कल मैंने बताया. सो बीटा हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाई हाइड्रोलिक स्ट्रेन. सो P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V. देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली दिस रेशियो हैज टू बी पॉजिटिव. इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन देना होगा, क्योंकि डेल्टा V इज व्हाट? इनहेरेंटली नेगेटिव. सो टू मेक रेशियो डेल्टा V बाई V पॉजिटिव, व्हाट वी नीड टू राइट? यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा. सो बीटा इज माइनस P divided by delta V by V. Here P is what? Hydraulic stress, that is pressure here. And delta V by V is volumetric strain. I hope आप लोग के लिए ये easy walk होगा, क्योंकि कल हम लोग कर चुके हैं. Now नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? यू ऑलरेडी नो. ठीक है, B is thus the value of bulk modulus. B is always positive, हमेशा ही पॉजिटिव होगा. Now what is the reciprocal of bulk modulus? There is a term compressibility. तो अगर ये टर्म आता है तो इससे कंफ्यूज मत होना, और इसको हम लोग लेटर K से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो K इज व्हाट? 1 बाई B. यानी कि B तुम्हारा किसके बराबर था? P डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा V बाई V. इसका ऑपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V बाई V डिवाइडेड बाई P विथ नेगेटिव साइन. ठीक है, ठीक है, चलो. Now it is also defined as fractional change in volume per unit increase in pressure. यानी कि प्रेशर के चेंज की वजह से वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, that will get defined by compressibility. देखो यहाँ पे डेल्टा P का टर्म दिया है. Done. So here we are seeing if we are changing the pressure by certain amount, by what amount volume change in dimension in terms of volume is happening. Then that thing we are checking here. Okay. So that was your compressibility. Now compressibility beta का क्या होगा? Beta solid is greater than beta liquid is greater than beta gases. Again, what does it mean? If you see here, bulk modulus है ये. ठीक है, bulk modulus solid का क्या है? ज्यादा है. कहने का मतलब bulk modulus हमने क्या डिफाइन किया था? P by delta V by V. ठीक है, with negative sign. Now, can anyone explain why beta solid will be greater than beta liquid? Come on. सोचना चाहिए हमें ज्यादा. This is a question of chemistry. कोई explain कर सकता है? Why bulk modulus of solid will be greater than that of liquid for same pressure? Suppose कर लो, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को एक context दे रही हूँ. Suppose कर लो ये solid है.
ठीक है, और ये लिक्विड है। डन। दोनों पे ही हर डायमेंशन से सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर को लगाया। डन। अब मुझे ये बताओ, बल्क मॉड्यूलस सॉलिड के केस में ज्यादा क्यों होगा? इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम है, इनिशियल वॉल्यूम दोनों का क्या है? सेम है। Solid can be more compressible. How? Is it more easy to compress solid or gases? Yes. तुम लोग ऑपोजिट क्यों बातें कर रहे हो? किसको कंप्रेस करना ज्यादा आसान है? तुम लोग ध्यान से सोचो ना, दो सॉलिड एटम के बीच में स्पेस क्या होता है? कम होता है ना? दो लिक्विड एटम्स के बीच का स्पेस उससे ज्यादा, दो गैसियस एटम के बीच का स्पेस उससे भी ज्यादा। और कंप्रेस करते हैं तो होता क्या है? वॉल्यूम घटता है, यानी कि उनके एटम के बीच का स्पेस और घटता है। देखो, गैसियस एटम के बीच का बहुत ज्यादा स्पेस है, सो इसको पास लाने का बहुत ऑप्शन है, क्योंकि इसके बीच में स्पेस काफी है, तो इसको हम काफी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड के बीच में स्पेस तो तुम्हारा एंगस्ट्रम लेवल का होता है, 10⁻⁸ मीटर के रेंज में होता है, 10⁻⁶ मीटर के रेंज में होता है। सो उनको कंप्रेस करना काफी क्या है तुम्हारा, काइंड ऑफ मुश्किल है या आसान है? If you're not able to understand, you can go mathematically also. जैसे देखो, बीटा सॉलिड इज ग्रेटर देन बीटा लिक्विड, ठीक है? बीटा सॉलिड क्या है? बीटा लिक्विड से बड़ा है। अब आप ध्यान से देखो, प्रेशर को मैंने सेम किया, वॉल्यूम को सेम रखा। अब आप यहाँ पे देखो, पीवी बाई माइनस डेल्टा वी। अब अगर बीटा सॉलिड ग्रेटर देन बीटा लिक्विड है, देन डेल्टा वी इन केस ऑफ सॉलिड विल बी व्हाट? बीटा डेल्टा वी किस केस में ज्यादा होगा, सॉलिड या लिक्विड? माय डियर, डेल्टा वी अगर कम होगा तो बीटा क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अगर डेल्टा वी तुम्हारा ज्यादा होता है, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो तुम्हारा बीटा लिक्विड, सॉरी, बीटा क्या हो जाएगा? कम। डन। और बीटा सबसे ज्यादा कम किसका है? गैस का। सबसे ज्यादा किसका है? सॉलिड का। सो डेफिनेटली इन केस ऑफ सॉलिड डेल्टा वी इज लिटिल, सो यू कैन गो दैट वे ऑल्सो। अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन in terms of interatomic interactions. ठीक है? So anyone having any doubt? Only one thing is left, that is calculation of potential energy, that I will do in the next class, क्योंकि hurry up करने का कोई मतलब नहीं है। कल के क्लास में that I will explain, but for now anyone has any doubt? हम्म? किसी को डाउट है? कॉम्प्रेसिबिलिटी समझने में किसी को दिक्कत हुआ? कोई नहीं बोलेगा। ओके, नो डाउट, ठीक है। सो वी आर डन विथ ऑलमोस्ट सो मेनी थिंग्स। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, मैं तुम लोगों का टाइम नहीं लूंगी, तुम लोगों का प्रेयर का टाइम होगा। सो यू पीपल गो, रीड, डू सॉल्व क्वेश्चंस, डू गो थ्रू द थ्योरी, नॉट मोर, लिटिल लिटिल बिट, क्योंकि थ्योरी ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं होता है, फायदा होता है थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने से। सो डू लॉट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिफोर वीकेंड क्लास, ठीक है, सो दैट यू पीपल स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल तो क्लास नहीं है, परसों मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय, stay safe, stay healthy, keep enjoying, and keep responding in classes. Bye bye. Bye, Unnati.